जब मैं कॉलेज गया आईबी ली एक्सपोर्ट के बारे में वहाँ पे जब पढ़ाया गया तो वो जो जो चीज़ें मुझे पढ़ा रहे थे वो चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था। कहीं हमारे अगर प्रोफेसर भी उसमें मिस्टेक कर देते तो मैं उन्हें करेक्ट करता था वहाँ पे। मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया और उसी के साथ साथ मैंने इंस्टाग्राम पे एक अपना ब्रांड शुरू करा था रेगिस्तान के नाम से। उसमें क्या था, हम कस्टमाइज रग्स बनाते थे। इसका ट्रेंड मैंने देखा था इंस्टाग्राम के ऊपर ही, क्योंकि यूरोप में काफ़ी ट्रेंड है इस चीज़ का। तो मैंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी स्कोप है इस प्रोडक्ट के लिए। अपने ऑर्डर्स देने लगा उन्हें। उसी के साथ साथ मुझे नेशनल पे इंडिया से बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद सब जगह से ऑर्डर आ रहे थे। बट सडनली मुझे एक दिन डायरेक्टली ऑस्ट्रिया से ऑर्डर आता है। वहाँ से मुझे ऑर्डर आता है अराउंड 50 रग्स का। जो बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट जो लेना होता हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। आप अगर इंडिया में कोई बिजनेस करते हैं, आपको चाहिए एक करंट अकाउंट, आपका पैन, जीएसटी नंबर और कंपनी रजिस्ट्रेशन। ये 4 चीज़ें चाहिए। एक्सपोर्ट अगर करना हो तो आपको ये 4 चीज़ की जगह एक चीज़ और चाहिए, वो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जिसकी फीस ही सिर्फ 500 रुपीज़ है। लोग सोचते हैं कि एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, काफ़ी वैल्यू होगी, काफ़ी महंगा बनेगा, बट वो 500 रुपये में गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है आपको। DGFT की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ जाके आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास जीएसटी है तो। मेजर मिस्टेक्स एक एक्सपोर्टर कर रहा है जो यहाँ से या इंपोर्टर करता है, बेसिक मिस्टेक्स क्या होते हैं? लोग नॉलेज नहीं लेते। सबसे पहले एक तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होना। सर ज़्यादातर लोग ना पहले बाय ढूंढते हैं, डॉक्यूमेंट्स बाद में करते हैं। डॉक्यूमेंट्स पहले का पार्ट है, और जिस प्रोडक्ट में आप डील करोगे उस प्रोडक्ट का आपको RCMC चाहिए। स्टूडेंट या कोई जॉब वाला बंदा एक्सपोर्ट में एंटर होता है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसे यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। मेरे सजेशन भी यही है ज़्यादातर लोगों को, मैं अपने फॉलोअर्स को भी यही गाइड करता हूँ कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट बिजनेस तो आपको कम से कम फाइनल प्रोडक्ट से डील करना स्टार्ट करना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस कंट्री के साथ आता है करने में? सर गल्फ और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका फिर भी ठीक है, बट सबसे ज़्यादा दुबई से आता है। फ्रॉड होते हैं वहाँ पे ज़्यादा। फ्रॉड सबसे ज़्यादा होता है। मेजरली जितने भी लोग हैं वहाँ ज़्यादातर पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, इंडिया के, वो आपसे कंटेनर इंपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्री में, वहाँ से री एक्सपोर्ट करके चले जाएंगे। आप ढूंढते रह जाओगे उन्हें, मिलेंगे भी नहीं। तो जो हमारा सेकंड राउंड है वो रैपिड फायर का है। इसमें फटाफट जवाब देना है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। एक चीज़ जो आप हर बार नए ट्रेडर को अवॉइड करने बोलोगे। ट्रेनिंग। अगर आपकी लाइफ एक मूवी होती तो उसका टाइटल क्या होता? किंग। अगर आपको 1 महीने का ब्रेक मिले तो कहाँ जाना चाहेंगे आप और क्यों? सर मैं अपने होम टाउन जाना चाहूँगा। मेरा होम टाउन है बुलंदशहर में, यूपी। बिजनेस डील या हार्ट ब्रेक, कौन सबसे ज़्यादा टफ है? हार्ट ब्रेक। Hi everyone, I am सूरज कुमार and you are watching Unfold with सूरज कुमार। हर एपिसोड में हमारी कोशिश होती है कि एक ऐसे गेस्ट को लेकर आया जाए जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकें, एटलीस्ट अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ पे हम ग्रो कर सकें। इंट्रोड्यूसिंग उवैस खान। ये एक बिजनेस एक्सपर्ट है। अगर आप अपने बिजनेस को एक लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं, उसके प्रोसेस और प्रोसीजर के बारे में जानना चाहते हैं, तो ट्रस्ट मी ये एपिसोड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए, इस एपिसोड को एंड तक देखिए। स्टार्ट करते हैं। कैसे हो वैसा आप? बढ़िया सर, आप बताइए। अमेजिंग सर, मस्त हूँ। आपके प्रोफाइल जब मैं देख रहा था आपका प्रोफाइल जी। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई जो कि मुझे भी बहुत कुछ जाननी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक्सपर्टीज़ आपकी है, कैसे चूज़ किया आपने? शुरुआत कैसे हुई है आपकी? स्टार्ट मैंने करा था आफ्टर कोविड। पहले मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 1 साल हम रेगुलर गए, उसके बाद कोविड में फिर सब ऑनलाइन हो गया। उसके बाद काफ़ी चीज़ें सर्च कर रहा था, काफ़ी चीज़ें प्लान करी क्या करना है आगे जाके। देखा गवर्नमेंट जॉब्स का देखा, बट मुझे नहीं लग रहा था किसी चीज़ में स्कोप है। काफ़ी जॉब्स भी घर वाले बोल रहे थे इस चीज़ की तैयारी करो, इस चीज़ की करो, बट मुझे एक अलग ही बिजनेस प्रोफेशनल में ही जाना था। काफ़ी चीज़ें मैं रिसर्च कर रहा था। मेरे नोन में भी काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह हैं जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट को कर रहे थे। मुझे थोड़ा सा बिजनेस थोड़ा सा फैसिनेटिंग लगता है, और मुझे क्या ये सब कोई लगता है। फिर मैंने थोड़ा इस पर रिसर्च करा और फिर मैंने थोड़ा नॉलेज लेनी इसकी स्टार्ट कर दी। काफ़ी सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कोचेज़ हैं यूट्यूब पे, सबको मैंने स्टडी करा, सबकी वीडियोस सर्च करी। एक वीडियो मैंने पूरे लॉकडाउन में सब देख ली। उसके बाद कोविड ख़त्म हुआ, देन मैंने अपनी MBA में एडमिशन लिया इंटरनेशनल बिजनेस में। जब मैं कॉलेज गया आईबी ली एक्सपोर्ट के बारे में वहाँ पे जब पढ़ाया गया तो वो जो जो चीज़ें मुझे पढ़ा रहे थे वो चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था। कहीं हमारे अगर प्रोफेसर भी उसमें मिस्टेक कर देते तो मैं उन्हें करेक्ट करता था वहाँ पे। ओह माय गॉड।
क्योंकि मैं ऑलरेडी ए टू जेड जितनी भी वीडियोस हैं सबको रट चुका था वहाँ पे। सो इसके बाद एमबीए चल रहा था, इसी के साथ साथ मैं इंटर्नशिप्स भी अप्लाई कर रहा था। सो मैंने एक जगह अप्लाई करा था दिल्ली एयरपोर्ट पे एक्सपोर्ट के लिए। वहाँ पे मेरा कार्गो डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप लगी थी फॉर 3 मंथ्स। ओके। सो वहाँ पे मैंने वर्क करा था SEZ, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, जहाँ पे ट्रेड लॉज डिफरेंट होते हैं एक्सपोर्ट के लिए, उस एरिया के लिए। तो वहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट्स असेंबल करके एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन पे टैक्स और ड्यूटीज़ कम लगती है। तो उसका वो हमारा प्रोजेक्ट था एयरपोर्ट के ऊपर। तो वहाँ से तो मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, और उसी के साथ साथ मैंने इंस्टाग्राम पे एक अपना ब्रांड शुरू करा था रेगिस्तान के नाम से। रेगिस्तान। रेगिस्तान, रेगिस्तान। RUGISTAN। ओके। सो उसमें क्या था, हम कस्टमाइज रग्स बनाते थे, और वो रग्स हम भदोही से सोर्स करते थे। भदोही कारपेट सिटी ऑफ इंडिया। इसका ट्रेंड मैंने देखा था इंस्टाग्राम के ऊपर ही, क्योंकि यूरोप में काफ़ी ट्रेंड है इस चीज़ का, और मैं भी एक राइट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहा था एक्सपोर्ट के लिए। तो मैंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी स्कोप है इस प्रोडक्ट के लिए। तो मैंने खुद भदोही विज़िट करी, और एक मेरे नोन में तो उनकी वहाँ पे फैक्ट्री थी। सो मैंने उनसे कांटेक्ट करके वहाँ से फिर अपने ऑर्डर्स देने लगा उन्हें, और वो फिर मैं इंस्टाग्राम पे लिस्ट करता था फ़ोटोज़। उसी के साथ साथ मुझे नेशनल पे इंडिया से बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद सब जगह से ऑर्डर आ रहे थे। बट सडनली मुझे एक दिन डायरेक्टली ऑस्ट्रिया से ऑर्डर आता है। ऑस्ट्रेलिया से? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से। यूरोपियन हुँ, कंट्री है हुँ, हुँ, हुँ। ऑस्ट्रिया। हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ से मुझे ऑर्डर आता है अराउंड 50 रक्स का। ओके। मैं पहले रिटेल में 1 या 2 रक सेल कर रहा था, बट मुझे एकदम से ही 50 रक का बल्क ऑर्डर मिल गया। सो वहाँ से एक मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, क्योंकि वो ऑर्डर के लिए मैंने मेहनत नहीं करी थी। मुझे खुद ही सामने से बायर ने अप्रोच करा था कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। उन्हें प्राइसिंग भी अच्छी लगी थी, और वो प्रोडक्ट्स सोर्स ही इंडिया से करते हैं, क्योंकि इंडिया में कारपेट की बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस होती है, और यहाँ पे प्राइस भी सबसे मिनिमम होता है। जैसे कि आपका जब प्रोफाइल में देख रहा था तो इंस्टा पे आपने मेंशन किया हुआ है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपर्ट, यस राइट? इंडिया में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपर्ट बनना हो तो उसके लिए किस तरीके के स्किल्स और सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है? सर, एक्सपर्ट तो मैं अपने आप को पूरी तरीके से अभी तक नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी चीज़ें सीख रहा हूँ। आपने मेंशन किया हुआ है वहाँ पे ना? मेंशन इन द सेंस कि मैं लोगों को इंस्पायर करता हूँ अपनी जर्नी से, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो अभी एक्सपोर्ट में आना चाहते हैं, बट उन्हें एक राइट पाथ नहीं मिल पाता है। वो लोग दूसरों के कोर्सेज़ में, या फिर राइट गाइडेंस नहीं मिल पाती उन लोगों को। सो उस लिए हमने ये इंस्टाग्राम पे बनाया था। हम इस पे कोई भी पेड चीज़ नहीं सेल करते हैं लोगों को। हमारा कोई कोर्स नहीं है। हम जस्ट इंस्टाग्राम पे ही करते हैं, और जो फ्री चीज़ें हम हो सकती हैं, हम वो चीज़ें ढूँढ के अपने फॉलोअर्स को प्रोवाइड करते हैं। सो मेरा यही और अभी हमने स्टार्ट भी करा अपना एक वेंचर बिजी एक्जिम के नाम से। सो उसमें हम जो इंडिया के लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, जो अभी छोटे लेवल पे हैं, ना कि वो जो बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्हें हम लिस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट पे, और वहाँ पे हुँ, हम मार्केटिंग करके अपने इंस्टाग्राम के थ्रू या और सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू बायर्स लेके आते हैं, और हुँ। उनसे बायर को कनेक्ट करवाते हैं। ओके। सो इस तरीके से हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं एक्सपर्ट के थ्रू। जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बात सुनते हैं तब बहुत कॉम्प्लिकेशन आने लगता है माइंड में कि करेंगे कैसे? तो कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट्स जो लेना होता हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने से पहले? देखिए, 2 चीज़ होती हैं। आप अगर इंडिया में कोई बिज़नेस करते हैं, आपको चाहिए एक करंट अकाउंट, आपका पैन, जीएसटी नंबर, और कंपनी रजिस्ट्रेशन। हुँ, ये 4 चीज़ें चाहिए। एक्सपोर्ट अगर करना हो तो आपको ये 4 चीज़ की जगह एक चीज़ और चाहिए, वो है इम्पोर्ट आईसी। एक्सपोर्ट कोड, आईसी, जिसकी फ़ीस ही सिर्फ़ ₹500 है। लोग सोचते हैं कि एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, काफ़ी वैल्यू होगी, काफ़ी महँगा बनेगा, बट वो ₹500 में गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है आपको। डीजीएफटी की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ जाके आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास जीएसटी है तो। ऑलमोस्ट आपको कितना इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया होगा इसका? मुझे 2 एंड हाफ। 2 एंड हाफ इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड उसमें आप बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। जो मेजर मिस्टेक्स एक एक्सपोर्टर कर रहा है जो यहाँ से या इम्पोर्टर करता है, बेसिक मिस्टेक्स क्या होते हैं जो जो जनरली लोग करते ही हैं? सर, बेसिक जो मिस्टेक ज़्यादातर स्टूडेंट या फिर बेसिक जो मिस्टेक करते हैं ज़्यादातर लोग, सबसे बेसिक चीज़ है, लोग नॉलेज नहीं लेते सबसे पहले, स्टार्ट करने से पहले।
सीखते नहीं है कि कैसे करना है। मेजर मिस्टेक्स क्या होता है बेसिकली, क्या करते हैं सर एक्सपोर्ट मेजर में? मिस्टेक होती है सबसे पहले, एक तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होना। व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है? सर ज़्यादातर लोग ना पहले बाय ढूंढते हैं, डॉक्यूमेंट्स बाद में करते हैं। डॉक्यूमेंट्स पहले का पार्ट है। हाँ, तो बताइए क्या डॉक्यूमेंट्स होता है? तो सबसे पहले आपको अपना जीएसटी बनवाना है, पैन बनवाना है, करंट अकाउंट होना चाहिए और कंपनी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। देन आपको अपना आईसी अप्लाई करना है, और जिस प्रोडक्ट में आप डील करोगे उस प्रोडक्ट का आपको आरसीएमसी चाहिए, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। जैसे आपका अपैरल है, अपैरल यानी कि टेक्सटाइल वगैरह आप में डील कर रहे हो, तो अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से आप उसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके बाद जो मेजर प्रॉब्लम आती है लोगों को, वो आती है प्रोडक्ट सिलेक्शन करने में। लोग ज़्यादातर अभी स्टार्ट जब करते हैं तो इनिशियली ना ईज़ी होता है आपको ग्रीन चिली, अनियन, हुँ, पोमेग्रेनेट इन प्रोडक्ट्स के ऑर्डर लेने हैं, कि क्या? ये एक एसेंशियल आइटम है और एक ये रेगुलर एक्सपोर्ट हो रही है। बट इस चीज़ में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी बिग प्लेयर्स ऑलरेडी इस चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हुँ, बट जो नया स्टूडेंट या कोई जॉब वाला बंदा एक्सपोर्ट में एंटर होता है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसे यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन कम होता है। ये बल्क का खेल है, यानी कि आपको जितना ज़्यादा आप इसमें कैपिटल इन्वेस्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हो, हुँ, उतने कम मार्जिन पे ये डील करते हैं यहाँ पे लोग। हुँ, मेरे सजेशन भी यही है ज़्यादातर लोगों को, मैं अपने फॉलोअर्स को भी यही गाइड करता हूँ कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट बिजनेस, तो आपको कम से कम फाइनल प्रोडक्ट से डील करना स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि कोई भी हो गया, आप मोरिंगा पाउडर का, जो मोरिंगा पाउडर होता है हुँ। उसे पैक करके अपनी प्रीमियम पैकेजिंग में सेल करिए, ना कि आप शुरू में प्याज, हरी मिर्च इन सब में डील करो। एक कंटेनर पे प्याज के पे मुश्किल से 25 या 20 हज़ार रुपये बचते हैं अगर शिपमेंट सही से जा रही है, वरना तो 85% लॉस होता है। आपके हिसाब से अभी किस तरीके के प्रोडक्ट जो हैं बहुत ज़्यादा डिमांड में है एक्सपोर्ट के लिए, जो इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं? कुछ है 4-5 प्रोडक्ट्स बताइए थोड़ा? सर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट में हाई मार्जिन्स वाले हैं। जितने भी डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं, अनियन डिहाइड्रेटेड आता हाँ, है, ऐसे ही गार्लिक डिहाइड्रेटेड आता है, हाँ, हाँ। टोमेटो पाउडर आता है। ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना जो प्रोसेस्ड फूड है, इनमें मार्जिन काफ़ी अच्छा है। या फिर पैक्ड फूड्स हो, आपका कोई एक ब्रांड है एंड उसके आपने पैक्ड फूड्स कर रखे हैं, मतलब कि प्रोसेस्ड है, कोई रॉ प्रोडक्ट्स नहीं है। इसी के साथ साथ सर हैंडीक्राफ्ट में भी बहुत अच्छा मार्जिन है। हैंडीक्राफ्ट में लोगों का कोई फिक्स्ड नहीं है कि इतना रेट इसका चल रहा है। वो हाँ, डिपेंड करता है एक्सपोर्टर के ऊपर कि वो कितने चार्ज करेगा। अच्छा। जैसे अनियन है, हाँ, अनियन में एक हर कंट्री के हिसाब से रेट फिक्स रहता है। बट ओके। हैंडीक्राफ्ट इंडिया उसमें काफ़ी अच्छा कर रहा है, और वहाँ पे कोई प्रोडक्ट का रेट फिक्स नहीं है कि इस प्रोडक्ट का रेट इतना होगा, इस प्रोडक्ट का रेट इतना होगा। सो हुँ। उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कस्टमर से डील करके कैसे चार्ज कर सकते हो। एक चीज़ आप बताइए, बिकॉज़ अभी जितने प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से हम फ़िगर आउट कर पाएँ कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट इंडिया से क्या एक्सपोर्ट हो रहा है? सर एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का, वेबसाइट है निर्यात.gov.in, जहाँ पे पूरे पास्ट ईयर्स का डेटा है। आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि कौन सी कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट मेजरली एक्सपोर्ट हो रहा है। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगी कंट्री वाइज, या फिर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट आ जाएंगे कंट्री वाइज। आप दोनों के हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि इस कंट्री को अगर मैं टारगेट करूँगा तो कौन से 5 प्रोडक्ट हैं जो इस कंट्री को मुझे टारगेट करना है, या फिर ये प्रोडक्ट है तो कौन सी टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जिसे मुझे टारगेट करना है। निर्यात.gov.in। सबसे ज़्यादा मेजर क्वेश्चंस या कंसर्न उठता है, जो एक्सपोर्ट करने वाला बंदा होता है और या फिर इंपोर्ट कर रहा होता है किसी कंट्री से, तो वो पेमेंट टर्म्स का होता है। अकॉर्डिंग टू यू, अगर पेमेंट टर्म्स की बात करूँ तो बेस्ट क्या है? कौन सा पेमेंट टर्म्स बेस्ट होता है? पेमेंट टर्म जो है वो मेजरली कंट्री वाइज अलग अलग होती है। हुँ, जैसे दुबई में अगर कोई इंडियन से एक्सपोर्ट करता है इंडिया से, सो वहाँ पे जितना भी बायर है वो आपको ज़्यादातर कन्विंस करेगा कि मैं क्रेडिट में डील करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट वो फ्रॉड वाली मार्केट है। इसके अलावा अगर आप यूरोप में या फिर यूएसए में डील कर रहे हो, या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एक ऐसी कंट्रीज़ हैं, ये आपको एडवांस दे देंगी ईजिली अगर आपका सैंपल अप्रूव हो जाता है तो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस कंट्री के साथ आता है करने में डील? सर गल्फ़ और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका फिर भी ठीक है, बट सबसे ज़्यादा दुबई से आता है। फ्रॉड होते हैं वहाँ पे ज़्यादा। फ्रॉड सबसे ज़्यादा होता है। नियम कानून तो वहीं के ज़्यादा हार्ड है यार। सर ऐसा होता है कि कई बार इंडिया से कोई प्रोडक्ट कोई लोग एक्सपोर्ट करते हैं। मेजरली जितने भी लोग हैं वहाँ ज़्यादातर पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, इंडिया हाँ, के हैं। हाँ, 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 हाँ। वो आपसे कंटेनर इंपोर्ट करेंगे और दूसरी कंट्री में वहाँ से री एक्सपोर्ट करके चले जाएंगे, आप ढूंढते रह जाओगे, उन्हें मिलेंगे भी नहीं। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है? वो पेमेंट टर्म पता है क्या करते हैं, वो पेमेंट टर्म वो वाली लेते हैं कि
आपका कंटेनर यहाँ आ गया, हम पहले उसे सेल करेंगे और फिर उसके पेमेंट करेंगे आपको। तो वो पेमेंट टर्म पे आपको डील ही नहीं करना है। सबसे जो सेफ पेमेंट टर्म होती है, या तो 100% एडवांस, या फिर आप एलसी करवाइए। इसमें जो बायर है उसका बैंक गारंटी देता है हमारे बैंक को कि इन केस अगर बायर ने फ्रॉड करा और वो पेमेंट टर्म पे नहीं करता है, वो टाइम पे पेमेंट नहीं करता है, सो ऑन द बिहाफ ऑफ बायर मैं हम्म, पेमेंट करूँगा आपके बैंक को। अच्छा, बैंक टू बैंक में बैंक टू ये। बैंक होती हैं ये। उसके बैंक से एक एप्लीकेशन जनरेट होती है, वो हमारे बैंक में सबमिट होती है, और फिर वो जब अप्रूव होती है देन हम एलसी पे डील करते हैं। अच्छा, मतलब आफ्टर एडवांस अगर बात करें तो मेजर एलसी पे ही डील होता है, बिल्कुल। लेटर ऑफ क्रेडिट पे। एलसी सेफेस्ट है। सेकंड, हम्म। फर्स्ट है कि आप पहले एडवांस ही ले लो। तो एक्सपोर्ट की जब बात आती है तो जो मेजर दूसरी चीज़ है वो है फ्राइट फॉरवर्डिंग और लॉजिस्टिक पार्टनर्स। यस। तो जब ये दोनों को चूज़ करना होता है तो क्या चीज़ों का मेजर ध्यान रखना होता है? सर, जब मैंने अपनी एक्सपोर्ट जर्नी भी स्टार्ट करी थी, 6 मंथ मैंने एज अ फ्रेट फॉरवर्डर काम करा था एक कंपनी में। सो वहाँ पे मेरा रोल था कि हम्म। इंडिया का जो एक्सपोर्टर है उसका प्रोडक्ट्स यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस करवाना, फिर वो एयरपोर्ट पे भेजना, वहाँ पे उसकी ऑनबोर्डिंग होती है, फिर वो पहुँचता है डेस्टिनेशन पे, वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस करके ओवरसीज़ एजेंट से उसकी डिलीवरी करवाना। ये मेरा पूरा रोल होता था। सो आज की डेट में इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। लोग एक्सपोर्टर जितने भी फ्रेट फॉरवर्डर को चूज़ करते हैं, वो चूज़ करते हैं प्राइस के उस पे कंपैरिजन पे। जो बेटर रेट्स देगा उसे फ्रेट फॉरवर्डर को चूज़ करते हैं। बट मेरा सजेशन यही है कि कोई एक बड़ी कंपनी हो जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो, क्योंकि कई बार कस्टम क्लियरेंस में जब माल फंस जाता है ना, तो हम्म। छोटे लॉजिस्टिक एजेंट से निकलता ही नहीं है। अच्छा। बड़े जो एजेंट्स होते हैं, जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं मार्केट में, उनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है अंदर भी। सो वो हम्म। ईज़िली उस चीज़ से कनेक्ट करके वहाँ पे आपका क्लियरेंस करवा सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करवा के। नया अगर एजेंट को आपने पकड़ लिया, उसे प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है डॉक्यूमेंटेशन की, हम्म। सो वो कैसे क्लियरेंस कराएगा। सो ये चेक करना कि जब भी आपका कोई चूज़ करो तो एक्सपीरियंसड हो, हम्म। 10-15 साल पुरानी कंपनी हो। अभी एक बात बताइए कि ज़्यादातर जब एक्सपोर्ट का डील होता है, खास करके सबसे ज़्यादा इश्यूज तब आते हैं जब इंपोर्ट कर रहा होता बंदा। तो कस्टम क्लियरेंस में मतलब इंडिया में कस्टम क्लियरेंस कितना स्मूथ है? और अगर और मेजर जो इश्यूज आते हैं कस्टम क्लियरेंस पे वो क्या आता है एक इंपोर्टर को? सर, कस्टम क्लियरेंस में ऐसा कोई इशू नहीं आता। इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर का इसमें कोई रोल नहीं है। हम्म। इसमें रोल होता है सीएचए का। सीएचए होता है कस्टम हाउस एजेंट। ये एग्ज़ाम देना पड़ता है सीएचए का, और गवर्नमेंट ऑथराइज्ड आप एजेंट बन जाते हो। और सिर्फ सीएचए ही है जो कस्टम्स में आपके डॉक्यूमेंट्स की आपके आपके प्रोडक्ट का डॉक्यूमेंट्स फाइल करता है। वही फाइल कर सकता है, उसी को गवर्नमेंट एक लाइसेंस जनरेट करती है, उसके लाइसेंस पे वो डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। और अब तो सारी चीज़ें काफ़ी स्मूथ हैं। ऑनलाइन ही गवर्नमेंट ने पूरा पोर्टल बना दिया है, उसी पे जाके डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं। आइस गेट के नाम से पोर्टल का नाम है। सीएचए की आईडी पासवर्ड होती है, वो जाके उस आईडी पासवर्ड से एक्सपोर्टर के डॉक्यूमेंट्स को डालता है, और वहाँ से फिर शिपिंग बिल जनरेट होता है एक्सपोर्ट के लिए। अभी जो आपने मेंशन किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, जैसे कि कस्टम में अगर अटक जाता है माल, तो क्या रीजंस होते हैं कि अगर रुक गया माल या फिर क्लियर नहीं, कस्टम क्लियरेंस वाले छोड़ नहीं रहे हैं, क्या रीजंस होते हैं मेजर? कभी कभार होता है, चेक करते हैं कस्टम्स को, अगर कुछ हिंट मिलता है कि कुछ माल में ऊपर नीचे, या सबसे पहले तो एक्सरे होता है जब आपका शिपमेंट जाता है अंदर आईसीडी में या कस्टम बाउंडेड एरिया में। हम्म। एक्सरे होता है, उसके बाद वेट होता है। अगर उन्हें लगता है कि कंटेनर का वेट अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट अनइवन है, सो हम्म। वो वहाँ पे चेक करते हैं चीज़ों को। और अच्छा। फिर जो अगर प्रॉब्लम आती है तो ज़्यादातर एक फ्यूमिगेशन चीज़ होती है। फ्यूमिगेशन मतलब कि जब आप कंटेनर एक्सपोर्ट करते हो, उसमें जो पैलेट्स होती हैं, वुडन पैलेट्स, उसमें फ्यूमिगेशन होना तो होता है। तो वो चीज़ें कई बार लोगों को पता नहीं होती, तो करवा देते हैं, तो कस्टम्स में फंस जाता माल। ये चीज़ें हम्म। होती हैं, माइनर माइनर सी चीज़ें हैं, कोई मेजर इशू नहीं है। क्योंकि अगर एक्सपोर्टर सारा प्रॉपर चीज़ें भेज रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं आने का है कस्टम्स में। अभी कभी कभी जब फंस जाता है या मान लो किसी कारण से डिले हो गया, पोर्ट पे पड़ा रह गया माल, तो क्या पोर्ट वाले इसका इसीलिए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं? चार्ज करते हैं तो कितना, क्या रेट से है उनको उनका चार्ज करने का? सर, ये चीज़ डिपेंड करती है, सबका पोर्ट का अलग अलग होता है। चलिए मुंबई पोर्ट की बात करते हैं, नावा शिवा की। इस चीज़ का सर मुझे पता नहीं है। मतलब वो लोग चार्ज करते हैं एक्स्ट्रा? आपका कंटेनर इंडिया आ गया, अब आपने 4 दिन नहीं उठाया वहाँ से, उन्हें तो किसी और माल ऑलरेडी
शिप ऑलरेडी जो जितने भी सी पोर्ट्स हैं वहाँ पे स्पेस की कमी है, अच्छा। इसलिए आईसीडी बनती है। आईसीडी होता है इनलैंड कंटेनर डिपो। ठीक है। आईसीडीज हर मेजर सिटीज़ होती हैं, सब में अवेलेबल होती हैं। दिल्ली में, मुरादाबाद, जितने भी एक्सपोर्ट हब में सब जगह आईसीडीज होती हैं। ठीक है। आईसीडीज का रोल यही होता है कि वो सी पोर्ट का ट्रैफिक कम करें। जितने भी मुरादाबाद के कंटेनर होंगे वो मुरादाबाद के आईसीडीज पाएंगे, वहीं पे कस्टम क्लियरेंस होएगा, एक्सरे होएगा, और वो बाय ट्रेन सी पोर्ट पर डायरेक्टली डिलीवर कर दिए जाएंगे। और सी पोर्ट पे जस्ट उनका एक्सरे होके, क्योंकि कस्टम क्लियरेंस ऑलरेडी आईसीडी में हो जाती है, एक्सरे होके वो ऑन बोर्ड कर दिए जाते हैं। एक एक्सपोर्टर का कंसर्न होता है कि बायर कहाँ से लाएं, सबसे बड़ा कि बढ़िया बायर मुझे मिल जाए तो फिर अच्छे कमाई हो जाएंगे अपने, और अच्छी डील्स होगी, बड़ी डील्स होगी एक्सपोर्ट के लिए। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से अच्छे बायर्स मिल सके या जेन्युइन बायर मिल सके? सबसे बड़ा जो आज की डेट में प्लेटफॉर्म है और फ्री है, हम्म। वो सिर्फ इंस्टाग्राम है, अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू। अदरवाइज अली बाबा है, इंडिया मार्ट है, यहाँ पे लाखों रुपए का सब्सक्रिप्शन होता है ईयरली का, और यहाँ से बायर भी मिल जाते हैं। बट हम्म। हर किसी का स्टार्टिंग में नहीं हो पाते इतने फंड्स कि वो इस चैनल के थ्रू स्टार्ट कर सकता है। बट जो एक रोड मैप बताता हूँ बायर फाइंड आउट करने का, सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करो, देन आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, देन उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करो, उसके बाद आप कंट्री सेलेक्ट करो कि कौन सी कंट्री को आपको टारगेट करना है। ये नहीं कि ये प्रोडक्ट ले लिया, 10 कंट्रीज़ हैं, ये 10 में ट्राई करो, ऐसा नहीं है। एक या दो कंट्री या मैक्सिमम 3 कंट्रीज से आप ट्राई करो अपनी चीज़ों को। फिर वहाँ पे सबसे मेन चीज़ होती है, सबसे पहले एम्बेसी डेटा। इंडियन एम्बेसी उस कंट्री के को मेल करो आप प्रॉपर कि मुझे इस प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ, सो वी आर लुकिंग फॉर द बायर्स, और उसके साथ अपना आईसी को अटैच कर दो। जो एम्बेसी होती है वो आपको बायर की लिस्ट प्रोवाइड करती है, वो डेटा देती है? एम्बेसी डेटा देती है। सब कंट्री की बात कर रहे हो आप? सब कंट्री की बात तो कर उसका रहा हूँ। ये ईमेल आईडी वगैरह कहाँ से लाएंगे हम? IBF.org वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहाँ पे कंट्री वाइज एम्बेसी की लिस्ट मिल जाएगी। आप उस ईमेल पे? ईमेल या फिर एड्रेस या फिर कॉन्टैक्ट नंबर, आप उस ईमेल पे जाके मेल करिए, आई एम द एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया एंड आई एम लुकिंग फॉर द बायर ऑफ दिस प्रोडक्ट, एंड अपना आईसी अपना अटैच कर दो, और वहाँ से आपको लिस्ट मिल जाएगी। एक्सपोर्ट पूरा बूम किया है इंडिया में और लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एसएमईज का क्या रोल है अभी इंडिया में? क्या लगता है कि अभी के समय में एक एसएमईज इतना कैपेबल है इंडिया का जो एक्सपोर्ट कर सके? सर मुझे लगता है कि अभी एसएमईज इतने ऑर्गेनाइज नहीं हैं कि एक्सपोर्ट में कंपटीशन दे सकें। सर सबसे मेन रीज़न होता है कि हमें इंटरनेशनल बायर को हैंडल करना नहीं आता। ये कैसे करते हैं ये भी बताइए आप प्लीज़। सर कई बार मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं एग्जीबिशंस होते हैं ज़्यादातर, तो हम्म। एग्जीबिशन में विजिट करता रहता हूँ, मेजर सारे एग्जीबिशंस में मैं जाता हूँ। हम्म। तो अभी रिसेंट में मैं एक एग्जीबिशंस में गया था, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, नोएडा एग्जीबिशन सेंटर, हम्म। ग्रेटर नोएडा। सो वहाँ पे मैंने जब स्टॉल में गया मैन्युफैक्चर के, तो उन्होंने पूछा क्या काम है आपको। मैंने कहा आई एम लुकिंग फॉर द प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट, आई एम द एक्सपोर्टर। इस तरीके से मैंने बात करा। उन्होंने कहा नहीं हम डील नहीं करते आपके साथ, आप जाइए। ऐसा क्यों? उनका बिहेवियर था। उनका कहना ये था कि सिर्फ हम फॉरेन बायर को ही से ही कनेक्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए? बट इंडिया का मुझे लगता है कि कई बार लोगों को हमें सही से बात करनी नहीं आती है। मैंने और भी जगह कनेक्ट करा है, जैसे मेरा काम यही है कि मैं जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं उन्हें अपनी वेबसाइट पे कनेक्ट करता हूँ, और फिर हम्म। उन्हें बाहर से कनेक्ट करवाता हूँ। तो सर ऐसा होता है कि कई बार लीड्स मिल जाती है उन्हें, हम्म। बट फिर वो ढूंढते हैं कि माल अब कैसे अरेंज करूँ मैं। हम्म। उन पे क्वांटिटी नहीं हो पाती इतनी हम्म। जितनी क्वांटिटी बाहर मांगता है। तो और मल्टीपल मैन्युफैक्चरर से उनको कांटेक्ट में और आना होता सबसे है? मेन चीज़ ये है कि हैंडीक्राफ्ट में मेजर इशू आता है, ये वाला हैंडीक्राफ्ट फुटवेयर वगैरह में, कि जब भी बाहर कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहता है तो वो सारे कंप्लाइंसेस चेक करता है फैक्ट्री में, कि फायर का भी सब चीज़ है, चाइल्ड लेबर का सब चीज़ें हैं, प्रॉपर चीज़ें चेक करता है वो। और इंडिया में ज़्यादातर एसएमईज के पास ये चीज़ नहीं है। लोग लोकली अपने फैक्ट्रीज़ में ये काम कर रहे हैं। कईयों के पास फायर का वो नहीं है, कईयों के पास काफ़ी चीज़ें नहीं है, हम्म। सब एक स्मॉल लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। सो हम्म। वो चीज़ का आता है इशू। इंडिया में गवर्नमेंट ने कोई स्कीम या सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड किया है जिससे एक्सपोर्टर को हेल्प मिल रहा है अभी? गवर्नमेंट के काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने में। एक तो सबसे पहले गवर्नमेंट आपको पूरा डेटा दे रही है। गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक है, वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाती है आपको। कौन सा डेटा बैंक? एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक आप सर्च करोगे तो नेट पे आ जाएगा। वहाँ अच्छा। पे हर एक कंट्री का क्या क्या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट
लास्ट ईयर थी और कौन कौन से प्रोडक्ट मेजरली एक्सपोर्ट हुए हैं और कितनी वैल्यू के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुए हैं और कितनी नंबर ऑफ शिपमेंट गई हैं इंडिया से। बायर का इन्फॉर्मेशन भी रहेगा। बाहर का इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। मेजर 5 प्रोडक्ट का नाम बताइए आप, जो मिडल ईस्ट और यूरोप एरिया में भेजा जा सकता है। सर वैसे तो इंडिया अभी काफ़ी सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है, बट मेजरली एक प्रोडक्ट है वो है इंजीनियरिंग गुड्स, जिसमें टूल्स वगैरह आते हैं। हम्म। फिर आ गया आपका पैक्ड फूड जो आते हैं। आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड है। ऑर्गेनिक हल्दी हो गई और ये डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स हो गए। इन प्रोडक्ट्स की काफ़ी डिमांड है यूरोपियन कंट्रीज़ में। कॉफ़ी की बहुत हाई डिमांड हो गई है आजकल, इंडिया में कौन सा सिटी में उत्पादन होता है कॉफ़ी का? मेजरली साउथ इंडिया में। ऐसी कंपनी का स्टोरी या क्लाइंट का स्टोरी जिससे आपको लर्निंग्स बहुत ज़्यादा मिला हो डील करने में? सर एक स्टोरी है फ्रॉड की। फ्रॉड की, अच्छा। साउथ अफ्रीका से मेरे पास अभी रिसेंटली एक क्वेरी आती है ऑफ राइस। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस राइस का, और प्रोड्यूसर भी लार्जेस्ट है। वहाँ से मेरे पास क्वेरीज आती है अराउंड 400 टन्स की राइस की, और उसमें 5-6 वैरायटी हैं, सबकी 400 टन्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। एक कंटेनर में मैक्सिमम 25 to 26 टन एक्सपोर्ट होता है एक कंटेनर में। 400 टन तो काफ़ी सारे हम्म कंटेनर हो गए, और ये हम्म एक साल का कॉन्ट्रैक्ट था। मैंने उन्हें सैंपल शेयर करा, सैंपल भिजवाया वहाँ पे, सैंपल अप्रूव हो गया। उसके बाद पेमेंट टर्म पे बात आई। पेमेंट टर्म भी उन्होंने बोला कि मैं 80% एडवांस डाल दूंगा, रेस्ट एलसी पे करेंगे। हम्म मैंने कहा ठीक है, 80% एडवांस है, हमारा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट तो पहले ही आ रहा है, हमें हम्म कोई इशू नहीं है। उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि मैं आपको एक फॉर्म भेज रहा हूँ, इसे आप फिल कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे कोई फॉर्म भेज दीजिए। कह रहे हमें कंपनी में सबमिट करना रहता है। तो फॉर्म मैंने भरा और वो कहने लगे आपने भर दिया? मैंने कहा जी। तो मैंने उन्हें शेयर करा। बोले कि इसका $400 का प्राइस है, फॉर्म फ़ी का। फॉर्म की फ़ीस है, इसे आपको पे करना रहेगा। मैं वही समझ गया कि यहाँ तो झोल है कुछ। मैंने अच्छा। उनसे कहा कि एक काम करिए, जो अमाउंट है शिपमेंट का, आप उसमें से $400 काट लीजिए हाँ, और क्या। और मुझे बाकी अमाउंट दे देना आप। उसमें से काट के मुझे बाकी भेज दीजिए। उन्होंने कहा ऐसे ही नहीं होगा, ये वो काफ़ी चीज़ बार उन्होंने मुझसे कहा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने नंबर डिलीट कर दिया और ब्लॉक मार दिया। इनसे डील करने का सबसे मेन एक सॉल्यूशन है, वो है कि आप पेमेंट टर्म पे कैसे डील करोगे। आप हम्म एडवांस में डील करो, फ्रॉड होगा तो चला जाएगा। जेन्युइन बायर पेमेंट टर्म अगर एडवांस भी है तो भी डील करेगा। कौन सी कंट्री ऐसी है अभी जहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, बहुत इजी वे में एक्सपोर्ट किया जा सकता है? गल्फ़ी कंट्री है। लेकिन वहाँ पे तो सर्टिफिकेशंस बहुत सारे मांगते हैं। सर एक तो पास में बहुत है हमारे। नहीं नहीं, पास तो है लेकिन उन लोगों के सर्टिफिकेशंस होते हैं ना। नहीं, एज़ सच कोई इतना रिक्वायरमेंट नहीं होती है वहाँ पे। दुबई में इंपोर्ट होता है नॉर्मल आईसी वगैरह, कोई एज़ सच ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं होते रिक्वायर्ड। अगर आप यूरोप में या यूएसए में या ऑस्ट्रेलिया में करोगे तब आपको बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी। आपको हम्म हर चीज़ का सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा, लैब सर्टिफिकेशन, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन, सब चीज़ें देनी पड़ेंगी। गल्फ़ में दे सकते हो आप इजीली, और अफ्रीका में आप इजीली दे सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी जो गेहूँ हम खाते हैं हम्म। उससे हल्की क्वालिटी का गेहूँ भी वो ले लेते हैं। दोनों कंट्री की बात कर रहे हो आप? अफ्रीका का। अफ्रीका की बात कर रहे हो? जी। उसका वहाँ थोड़ा यूएई का प्रीमियम जाता है। फ्रॉड के चांसेस से ज़्यादा होता है उसमें। फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा हैं। फ्रॉड से बचने के लिए मेजर स्टेप्स क्या क्या लिया जा सकता है और किस तरह के फ्रॉड जो है अभी मार्केट में चल रहे हैं? सर सबसे मेजर स्टेप तो यही है कि आप पेमेंट टर्म पे डील करिए। हम्म पेमेंट टर्म एडवांस लीजिए या फिर एडवांस प्लस एलसी लीजिए। अगर वो क्रेडिट बोलता है तो मत डील करो, अगर आप नए हो तो। मेरा सजेशन यही है कि बिल्कुल मत डील करो। वेरिफिकेशन होती है, अगर आपको चेक भी करना है बायर को, तो आप उस कंट्री की इंडियन एम्बेसी को मेल डाल दो कि ये बायर की डिटेल्स हैं, प्लीज़ वेरीफाई दिस, और अपना आईसी वगैरह डाल देना साथ में। एम्बेसी भी आपको वेरीफाई करके देती है कि उसका क्या पास्ट रिकॉर्ड है, और अगर उसका कहीं ब्लैक लिस्टेड है तो वो भी बता देगी आप। दुबई की गवर्नमेंट रेगुलरली ब्लैक लिस्टेड जो कंपनीज़ हैं उनकी लिस्ट बार बार निकालती रहती है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कंट्री से हमें डील नहीं करना है। हाँ, तो ये लिस्ट कहाँ से मिलेगा? सर ये दुबई की वेबसाइट्स हैं कई सारी, उन पे ही लिस्ट होता है, हमें खुद सर्च करना पड़ता है। मतलब अवेयर करवाते रहती हैं कि ये अवेयर सब करती रहती है हाँ, वो। कि ये सब कंपनी है जो इससे आप डील करने के मैं लिए। भी, अगर मेरे पास लिस्ट आती है तो मैं भी अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे, ग्रुप्स वगैरह पे पोस्ट करता रहता हूँ। मैं हूँ और भी कई सारे एक्सपर्ट हैं जो यंग हैं और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें देख के लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग खुद से सीखें, ना कि किसी ट्रेनर से सीखें। खुद से इन द सेंस कि एक प्रोडक्ट चूज़ करो,
जैसे मैंने बताया R&D करो अपने प्रोडक्ट की, उसके बाद फिर आप ये कंट्री सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम के थ्रू ही मार्केट करो अपना प्रोडक्ट। मुझे भी अपना प्रोडक्ट का पहला बायर वहीं से मिला था और वहीं से मेरा पूरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। सो अगर मेरी हो सकती है तो और किसी की क्यों नहीं हो सकती है। सो मेरा यही कहना है, स्टार्टिंग में ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करके खुद का ही लॉस है। ट्राई करो कि जितना कम इन्वेस्टमेंट कर सको और अपने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से, आजकल बायर बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पे। अगर आप सर्च करोगे कि यूरोप रक्स रीसेलर्स, वहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट आ जाएंगे। आप सबको कमेंट करो, सबके पोस्ट पे जाके कमेंट करो, सबको डीएम करो। मैंने भी सर ऐसे ही करता था, दिन में 100-100, 200-200 लोगों को कनेक्ट करता था ऐसे ही, और 4-5 रीसेलर का रोज़ मुझसे रिवर्ट आता था और मैं उनसे कनेक्ट करता था। अच्छा, मतलब हर प्रोडक्ट के कस्टमर्स मिल जाएँगे? हर प्रोडक्ट की नहीं, बट हाँ, मेजरली जितने भी फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के भी आपको होलसेलर उस पे मिल जाएंगे इजीली। कैसे सर्च करना होता है? थोड़ा ट्रिक्स बताइए। कीवर्ड्स होते हैं, आप दुबई फ्रूट इंपोर्टर्स डाल दोगे, वहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट आ जाएंगे। सोशल मीडिया पे बोल रहे हो ना? सोशल मीडिया पे, कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे, इंस्टा पे? वहाँ पे हाँ, पोस्ट आ जाती हैं। आप उन पोस्ट पे जाके अकाउंट पे जाओ और वहाँ पे उन्हें रीच आउट करो फिर। डायरेक्टली हाई कीजिए एंड अपना ईमेल वगैरह डालिए। हाय नहीं, एक प्रॉपर मैसेज बनाओ, वी हाँ, आर द एक्सपोर्टर, वी स्पेशलाइज इन दिस प्रोडक्ट, हाँ। ये चीज़ें हैं। अपनी पूरी वेबसाइट शेयर करो। कैजुअल नहीं होना चाहिए, उन्हें लगे थोड़ा हाँ, प्रोफेशनल बंदा प्रोफेशनल है, टाइप का, हाँ। क्योंकि बायर भी जब तक उसे ट्रस्ट नहीं होगा वो पैसे कैसे डाल देगा। तो जितने मेजर क्वेश्चंस थे हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है एंड आपने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। तो जो हमारा सेकंड राउंड है वो रैपिड फायर का है। इसमें फटाफट जवाब देना है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। अगर आप एक्सपोर्टर नहीं होते तो क्या बनने का सपना था? क्रिकेटर। लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल फ्लाइट यू हैव टेकन एंड व्हाट डिड यू डू ऑन इट? दुबई गया था सर, घूमने फ्रेंड्स के साथ। बिजनेस डील या हार्ट ब्रेक, कौन सबसे ज़्यादा टफ है? हार्ट ब्रेक। ट्रेड फेयर या ट्रेड डीट, किससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है? ट्रेड फेयर। कभी किसी फॉरेन क्लाइंट के साथ फनी या ऑकवर्ड मोमेंट हुआ है? नहीं, आज तक नहीं हुआ। वन थिंग यू ऑलवेज कैरी व्हेन यू ट्रैवल अब्रॉड, पासपोर्ट। एक देश जहां आप रोमांटिक वकेशन लेना चाहेंगे। ऑस्ट्रिया। किसी एयरपोर्ट या कंट्री का फूड जो यादगार हो। सऊदी में शोरमा ट्राई करा था, वो बहुत टेस्टी लगा था। अगर आपको एक महीने का ब्रेक मिले तो कहाँ जाना चाहेंगे आप और क्यों? सर मैं अपने होम टाउन जाना चाहूँगा, मेरा होम टाउन है बुलंदशहर में, बुलंदशहर, यूपी। यूपी। आपके प्लेलिस्ट में अभी कौन सा सॉन्ग है, रिपीट कर सिद्धू करके? मूसेवाला, बैड फैला। प्यार और पैसा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या ज़्यादा मिलता है? पैसा। मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कंट्री जहाँ से आपको इंक्वायरी आई हो। घाना। एक चीज़ जो आप हर बार नए ट्रेडर को अवॉइड करने बोलोगे। ट्रेनिंग, एक्सपोर्ट कोचिज से ट्रेनिंग। अगर आपकी लाइफ एक मूवी होती तो उसका टाइटल क्या होता? किंग। जो भी हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड मैंने बात करी है, आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो इस चीज़ से बिकॉज आपकी एक्सपर्टीज़ इसमें है। कुछ भी लगता है कि आपको राय के तौर पे या सजेशन के तौर पे आपको ऑडियंस को देना है, कैमरा सामने है, प्लीज़ गो अहेड। मेरा यही है कि मेजरली जितने भी इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स हैं, सो ट्राई करो कि अपना एक प्रोडक्ट करो और उसको एक प्रीमियम क्वालिटी पे लेके जाओ, और प्रीमियम क्वालिटी के बाद उसे एक अच्छी पैकेजिंग करके उसका एक पोर्टफोलियो क्रिएट करो सोशल मीडिया पे, और एक प्रॉपर वेबसाइट बनाओ। क्योंकि जब भी कोई बायर बाहर से आता है या फिर खुद आपको सर्च करता है इंस्टाग्राम पे फिर या आपकी वेबसाइट को सर्च करता है, वो सबसे पहले देखता है कि आप कितने ऑथेंटिक हो। अगर उसे वहीं पे आपको ट्रस्ट बिल्ड हो गया, वो आपको वहीं ऑर्डर दे देगा। तो ट्राई करो कि जितना ऑथेंटिक बन सकते हो ऑनलाइन, उतना ऑथेंटिक बनो, क्योंकि बायर दूसरी कंट्री में बैठा है, वो आपको एकदम सामने से नहीं देख रहा है। तो उसके लिए आपको सोशल प्रेजेंस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि इंडिया की ग्रोथ जिस हिसाब से भी हो रही है, एक एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपर्ट को बुलाऊं जहां से आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल सके कि अगर आपको बिजनेस में उतरना है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है एक बिजनेस में, तो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ मिले। एंड ये कोशिश आज पूरी हुई एंड इस तरीके के गेस्ट और पर्सनालिटीज़ को मैं बुलाता रहता हूँ जहाँ से आप कुछ सीख सको, जहाँ से मैं कुछ सीख सकूँ। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।